नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है घनश्याम मुलानी और आप देख रहे हैं विश्व भारती। हम आपका विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, ये तो सारा देश जानता है, समूचे महाराष्ट्र की जनता जानती है कि अक्टूबर 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा के जो चुनाव हुए थे, उन चुनाव से लेके 29 जून 2022 तक काफी सारी घटनाएं हुई थी। 29 जून 2022 को तो महाराष्ट्र के तब के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी ने अपना इस्तीफा सम्माननीय राज्यपाल महोदय को सौंप दिया, अपना त्याग पत्र सौंप दिया। विधान परिषद के सदस्यता से और मुख्यमंत्री के पद से। लेकिन उस दौरान जो काफी सारी घटनाएं हुई, उसमें से कुछ घटनाएं आपके सामने रखी गई और कुछ वो तोड़ मरोड़ करके या एक अलग ही एंगल से आपके सामने लाई गई। उनका केंद्रीय राजनीति से या भारतीय केंद्र सरकार से या फिर महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी के नेताओं से क्या संबंध है, नहीं है, ये आपके सामने नहीं रखा गया। इसमें जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, ये हम आपके सामने रखने जा रहे हैं ताकि भारत की जनता को, महाराष्ट्र की जनता को ये मालूम हो सके कि उनके साथ क्या चल रहा था या क्या किया गया है उन 2.5 सालों के अंदर। सबसे पहले तो हम शुरुआत करेंगे 2019 में जो चुनाव हुए उसके पहले, यानी चुनाव के बाद जो जानकारियां बाहर आई। उद्धव ठाकरे जी की तरफ से ये जानकारी आई थी या उनकी तरफ से बयान आए थे कि चुनाव के पहले जो भी युति हुई, गठबंधन हुआ भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो उस समय अमित शाह मातोश्री बंगले पर गए थे और वहां पर शिवसेना के, भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नेता भी उस बैठक में थे। उसके बीच में अमित शाह उद्धव ठाकरे जी को पकड़कर पास के बंद कमरे में ले गए और वहां पर बाला साहेब ठाकरे जी की छवि थी, उनकी तस्वीर थी वहां पर और उसके सामने इनकी बातचीत थी और उन्होंने 2.5 साल के लिए, माफ कीजिए, मुख्यमंत्री पद उद्धव ठाकरे जी को देने की तैयारी दिखाई थी, दर्शाई थी या वचन दिया था। इसके बाद इतनी सारी चुनावी रैलियां हुई, सभाएं हुई, उसमें यही उद्धव ठाकरे जी भी सभी रैलियों में मंच पर उपस्थित थे, मौजूद थे। कई जगह उन्होंने भाषण भी किया। उन्होंने कहीं इस बात का जिक्र नहीं किया, कहीं उल्लेख नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्या उनको किसी ने रोका था? क्योंकि अमित शाह हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, इन्होंने तो हर अपने सभा में, हर रैली में कहा कि महाराष्ट्र के ये जो चुनाव हैं, इस चुनाव के बाद देवेंद्र जी फडणवीस भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री बनेंगे 5 साल के लिए। उसके ऊपर कोई इन्होंने आक्षेप नहीं उठाया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, कोई हरकत नहीं ली। क्यों? इसका जवाब वो आज तक दे नहीं पाए। खैर, ठीक है। इसके बाद लगभग नवंबर 28 तारीख 2019 को उनकी शपथ विधि हुई। 2 महीने तक तो उनका 5 या 7 मंत्रियों का मंत्रिमंडल चलता रहा। आज वो आक्षेप उठा रहे हैं, ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि 2 लोगों का मंत्रिमंडल, ये एकनाथ शिंदे सरकार का किस तरह से चल रहा है। अजीत पवार हूं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के उस समय के उप मुख्यमंत्री, उन्हें अचानक एक झटका लगा और उन्हें बाहर बैठना पड़ा है। वो तो तर्क वितर्क बहुत सारी बातें करेंगे। खैर, उसके तुरंत बाद मार्च 2020 में जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ, लगभग उसी समय पालघर में, मुंबई के नजदीक, हिंदू साधुओं की हत्या हुई। कोई उसकी जांच नहीं, उसका कोई एफआईआर नहीं लिया गया। जब जनता का बहुत सारा दबाव पड़ा, उसके बाद एफआईआर रजिस्टर किया गया। जिन मिशनरियों ने ये सारी हत्याएं की थी और करवाई थी, और उनके साथ में जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के वहां के स्थानिक नेता और कार्यकर्ता थे, इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। पता नहीं कौन कौन से लोगों को उठा करके अंदर बंद कर दिया गया, जिसका जानकारी आज तक नहीं हो पा रही है, नहीं मिल पा रही है। खैर, ये होने के बाद तुरंत एक और जानकारी आई। PHFL यानी दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का जो स्कैम था, उनके जो डायरेक्टर थे वाधवान परिवार, उन्हें कोविड लॉकडाउन पेंडेमिक होते हुए उन्हें पास दे दिया गया मुंबई से महाबलेश्वर जाने का। और कौन से समय पे? जब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED उन्हें ढूंढ रही थी। ऐसे समय पे
उन्हें गायब होने के लिए उनको फैसिलिटेट कर दिया गया, उन्हें फैसिलिटी दी गई। और फैसिलिटी देने वाले कौन थे? उस समय महाराष्ट्र की सरकार में मंत्रालय में डेप्यूटी सेक्रेटरी रैंक पर स्पेशल ऑफिसर थे अमिताभ गुप्ता, आईपीएस ऑफिसर। जब इस चीज पर पब्लिक का दबाव पड़ा तो उन्होंने क्या किया कि उन्हें उस पद से हटाया, इनकी जांच करवाई गई। और ये तो हो नहीं सकता कि इतना बड़ा काम वो किसी राजनीतिक दबाव, किसी मंत्री के दबाव के सिवा वो ऐसा कुछ काम कर सके। उस समय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के यही अनिल देशमुख जो अभी अंदर हैं वसूली मामले में, ये गृह मंत्री हुआ करते थे। उस समय राजनीतिक दबाव के सिवा, यानी शरद पवार हो, अजित पवार हो या अनिल देशमुख हो, ये तीनों में से किसी की भी दबाव आए बगैर तो उन्होंने उपवास दी नहीं होगी। ये जांच इस तरह से वाइंड अप कर दी गई, कहा गया कि इसके खिलाफ कुछ नहीं पाया गया और इनकी बदली कहां की गई, इन्हें पोस्टिंग दी गई ऐसी जगह पर जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी शरद पवार हो, अजित पवार हो, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के, इनका जो गढ़ माना जाता है पुणे बारामती इलाका, तो पुणे में इन्हें पुलिस कमिश्नर की पोस्टिंग दे दी गई पिछले ही साल। इस सब के बाद जून 2020 में दिशा सालियान की हत्या हुई और लगभग उसी समय सचिन वाजे, जो कि 14 या 15 साल से डिसमिस थे बहुत ही सीरियस मैटर में, मर्डर के, उन्हें वापस लाया गया कोविड का बहाना करके और उन्हें बनाया गया सीआईयू का हेड यानी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटिंग यूनिट का हेड। और लगभग उसी समय सुशांत सिंह राजपूत की भी हत्या की गई। इन दोनों ही विषयों में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई, बल्कि जब सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने बिहार में एफआईआर दर्ज करवाई और सम्माननीय सर्वोच्च न्यायालय और बॉम्बे हाईकोर्ट से आदेश दिए कि इसकी जांच सीबीआई के सुपुर्द की जाए, उसके बाद अपने पैरों से ये पूरे मामले को सीबीआई को सौंपने के लिए, बचाने के लिए महाविकास आघाड़ी की सरकार ने हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कई जगह याचिकाएं लगाई। आखिर में उन्हें ये जो कुछ थोड़ी बहुत जांच उन्होंने की थी, यानी प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स बॉलीवुड के, इन्हें बुला करके इनसे वसूली या जो भी कुछ था, वो सभी कागजात इन्होंने सीबीआई के सुपुर्द कर दिए। अब तक उसके ऊपर जांच चल रही है, इस तरह की जानकारियां प्राप्त हो रही है। उस जांच में आगे जो भी कुछ जानकारी मिलेगी वो भी हम आपके सामने रखेंगे। इसके बाद हम आपको बताते हैं, जनवरी 2021 में मुंबई के एक बहुत बड़े नामी कंपनी है, बिल्डर हैं, रियल एस्टेट विकासक, ओमकार डेवलपर्स, इनके सबसे मेन जो डायरेक्टर बाबूलाल वर्मा माने जाते हैं, इनके खिलाफ ईडी की बहुत बड़ी कार्रवाई हुई। इनके ऊपर छापे पड़े, इनके घर पर, इनके ऑफिस में काफी सारी जब्तियां हुई, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आज 1.5 साल से ज्यादा हो चुका है, ये अब तक अंदर है और इनका जो भी कुछ गोलमोल व्यवहार था उसका सीधा सीधा संबंध महाराष्ट्र के तब के उप मुख्यमंत्री, जिनका मामला बाद में बाहर आया, जरंडेश्वर कारखाने का, कि उसमें किस तरह से घोटाला हुआ। तो जिस कंपनी ने ये जरंडेश्वर कारखाना, चीनी मिल लिया था घुमा घुमा करके अलग अलग तरीकों से, उस कंपनी के अंदर निवेश, इन्वेस्टमेंट किसने किया था? ये बाबूलाल वर्मा उसमें पार्टनर थे, अजीत पवार उसमें खुद स्वयं पार्टनर थे। इस तरह की जानकारियां सूत्रों से प्राप्त हो रही है। हाईकोर्ट, सम्माननीय हाईकोर्ट यानी बॉम्बे हाईकोर्ट के जो कागजात हैं इस केस के विषय में, यानी ये बाबूलाल वर्मा के केस के विषय में, उससे ये जानकारी प्राप्त हो रही है कि लगभग 3,500 या 3,700 करोड़ से ज्यादा रकम की मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, जिसकी जांच अभी भी चल रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट हो, स्पेशल कोर्ट हो, बॉम्बे हाईकोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हर जगह इनके जमानत की अर्जी को ठुकरा दिया गया, डिसमिस कर दिया गया है। इसके आगे की हम आपको जानकारी देंगे। इसके बाद मार्च 2021 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री शरद पवार जी, इनके बारे में ये जानकारी आई, ये छुप कर से जा करके अपने, इनके जो गुजरात से राज्यसभा के सांसद हैं श्री प्रफुल्ल पटेल, जिनकी अभी अभी इसी महीने यानी जुलाई 2022 में संपत्ति जब्त की गई, इकबाल मिर्ची के साथ जो इनका व्यवहार था, यानी इनकी जो प्रॉपर्टी वर्ली में थी उसके बाजू में इकबाल मिर्ची की प्रॉपर्टी थी, दाऊद के खास कुर्बे, उनकी भी प्रॉपर्टी लेकर के उनकी पत्नी से, क्योंकि इकबाल मिर्ची के बारे में यह कहा जा रहा है
कि 2013 में उनकी मृत्यु हो गई, तो उनके पत्नी से व्यवहार करके अब ये किस पैसे से प्रॉपर्टी इकबाल मिर्ची ने ली थी, वसूली के पैसे से थी, एक्सटॉर्शन से क्या था, इसकी तो जांच चल रही है। लेकिन ये पूरी संपत्ति जो इन्होंने रिडेवलप की, सीजे हाउस जिसमें 2 फ्लोर इन्होंने इकबाल मिर्ची के परिवार को दी और 2 फ्लोर खुद रखे, ये सारी संपत्तियां एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने जुलाई 2022 में जब्त कर ली हैं। खैर, इसके बाद आपको बता दें कि ये बताया जा रहा है कि जून 2021 में उद्धव ठाकरे ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने गए। महाविकास आघाड़ी की सरकार की तरफ से गए थे। वो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री अजीत पवार थे, नाना पटोले और कई नेता कांग्रेस के भी साथ में थे। ये पूरा जो शिष्टमंडल गया, डेलीगेशन गया, इनकी जब चर्चा खत्म हुई उसके बाद ये फिर जाकर के एक बंद कमरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से इन्होंने चर्चा की। किस विषय पर चर्चा की, आज तक ये पूरी जानकारी गुलदस्ते में है। आज तक उन्होंने बताने की सहमत नहीं दी, कोशिश ही नहीं की। यदि बंद कमरे का एक बहुत ही बड़ा रोल है ये सब के अंदर। आपको बता दें कि इसके बाद लगभग 8 जुलाई 2021 को, यदि इस मुलाकात के 1 महीने बाद केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत की केंद्र सरकार है, उसका जो मंत्रिमंडल है उसका विस्तार हुआ। उसके अंदर एक नए मंत्रालय को जन्म दिया गया, सहकार मंत्रालय, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री, और वो इन्हीं अमित शाह साहब के पास उसका पदभार सौंप दिया गया। वो मंत्रालय उन्हीं के हाथ में दे दिया गया। अभी आप बताइए कि मार्च 2021 में जब शरद पवार अमित शाह साहब से वहां मिले थे, गुजरात जाकर के, जैसे सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई, तो वहां से जब वो मुंबई आए तो उसके बाद वो जाके सीधा अस्पताल में दूसरे ही दिन भर्ती हो गए और लगभग 7 या 8 दिन वो अस्पताल में रहे, ब्रिज कैंटीन में। यानी किसको जवाब नहीं देना पड़े, किसी से चर्चा करने का मौका नहीं मिले, कोई पूछ ही नहीं पाए कि भाई आपकी अमित शाह साहब से क्या बात हुई थी। अब देखिए, उसके कुछ ही महीनों के, यानी बाद से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने के अंदर अमित शाह साहब को सहकार मंत्रालय का कारभार सौंपा जाता है केंद्र सरकार में नया मंत्रालय बना के। और 17 जुलाई 2021 को शरद पवार साहब फिर प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने गए। प्रधानमंत्री मोदी जी से वो जो मिले उसमें ये कहा जा रहा है, क्योंकि इनका जो सहकार क्षेत्र से लेना देना है वो है चीनी उत्पादकों से, जिन्हें ये किसान कहते हैं। क्योंकि इन्होंने शुरुआत में कहा था, उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार साहब ने, कि किसानों के हित के लिए सरकार को गठन किया गया है। यानी आपस के एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े और साथ में मिलकर के सरकार बना दी। जनादेश था भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के मतदाताओं ने शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का बहुमत, उनकी मेजोरिटी क्रिएट की थी, बनाई थी चुनाव द्वारा। यानी संविधान के प्रावधानों के तहत जो जनादेश था उसे टुकड़ा करके पार्टी के अध्यक्ष किसी और पार्टी से जुड़ जाते हैं जिसके खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़े, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो। खैर, इसके बाद 2 नवंबर 2021 को तब के तत्कालीन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता, शरद पवार के खास माने जाने वाले अनिल देशमुख, महाराष्ट्र के गृह मंत्री, इनकी गिरफ्तारी रात में हुई। आपको बता दें कि ये तो गिरफ्तारी कब होती है कि जब साल भर या 10 महीनों तक ईडी से बचते रहे, उनके सामने जाने से कतराते रहे, टालते रहे। ये हाईकोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, हाईकोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, कई बार गए, कई सारी याचिका लगाई, सब जगह फेल हुए। उसके बाद इन्हें एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सामने आखिर जाकर के घुटने टेकने पड़े, हाजिर होना पड़ा और इन्होंने जांच में सहकार्य नहीं किया। इन्हें गिरफ्तार किया गया उसी दिन देर रात को, और उसी दिन धनत्रयोदशी का दिन था, यानी धनतेरस। इसके 5 या 7 दिन के अंदर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार, जिनका हमने व्यवहार आपको थोड़ा सा कुछ हल्की सी झलक दे दी कुछ समय पहले इसी वीडियो में, उनके और उनके रिश्तेदारों के ऊपर, करीबी रिश्तेदार, यानी ये बताया जा रहा है कि उनकी बहन या बहनें और उनके बहनों के पति, ये सब के ऊपर इनकम टैक्स और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के छापे पड़े। जब इनसे सोर्स की जानकारी मांगी गई, यानी जो कुछ संपत्ति थी वो जिन पैसों से ली गई, उन पैसों का स्रोत, सोर्स, ये पैसे कहां से आए, तो दिख रहा था कि शेल कंपनी से आए, कहां से आए, किसके हैं, इसकी जानकारी नहीं दे पाए। लगभग 1400 करोड़ रुपए की इनकी संपत्ति जब्त कर दी गई, जिसमें जयरेंडेश्वर चीनी कारखाना भी शामिल है। अब
उसी समय शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का मामला सामने आया और ये जो जब्तियां चल रही थी, ये मीडिया लाइव नहीं दिखाए, इसके ऊपर लाइव कवरेज नहीं करे, इसके लिए सारे मीडिया को मैनेज करके कहिए या उलझा दिया गया। आर्यन खान के मामले में और नवाब मलिक को आगे रख के दिन में 4-4, 3-3 बार उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, वो बयान देते थे। लेकिन किस तरह की ये राजनीति खेली गई, बंद कमरे में किस तरह से हर चीज की प्लानिंग की जाती थी, इसका आपको अंदाजा आना बेहद जरूरी है, यदि जनता के साथ क्या खेल खेला जा रहा है। इसके बाद 23 फरवरी 2022 को नवाब मलिक की गिरफ्तारी होती है। इस वजह से दाऊद की बहन हसीना पार्कर से यानी दाऊद से इन्होंने प्रॉपर्टी का व्यवहार किया, लेना देना किया, पैसों का व्यवहार किया और ईडी ने इन्हें उस मामले में गिरफ्तार किया। वो आज भी अंदर है, यानी अनिल देशमुख को, नवाब मलिक को इन्हें मंत्री पद से नहीं हटाया गया। अनिल देशमुख ने तो फिर भी उन्हें त्याग पत्र देने को लगाया गया था, लेकिन नवाब मलिक 29 जून 2022 तक, यानी जब तक महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी ने राजीनामा नहीं दिया था, अपना इस्तीफा नहीं दिया था, त्याग पत्र नहीं दिया था, उस दिन तक ये मंत्री रहे और जेल में रहे। अब तक वो जेल में ही हैं। यानी ऐसी परिस्थिति है महाराष्ट्र की। आपको तो और खास बातें हम बताएंगे। तो वाकयात ऐसे जो यही श्रीमान उद्धव ठाकरे जी ने खुद अपने मुंह से कहे। एक तो ये अमित शाह साहब के साथ जो चुनाव के पहले की बंद कमरे की बैठक और उसके बाद मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कहा कि ये जो सरकार का गठन हुआ महाविकास आघाड़ी सरकार, इसके पहले महाविकास आघाड़ी के सभी नेताओं की जो बैठक, एक मीटिंग बुलाई गई थी नवंबर 2019 में, और उस समय ये सह्याद्री गेस्ट हाउस पर यानी शासकीय सरकारी गेस्ट हाउस पर थी। मीटिंग खत्म होने के बाद शरद पवार साहब ने इनका हाथ पकड़ा और इन्हें बाजू के बंद कमरे में ले गए और इन्हें कहा गया है, ये कहना इन्हीं का है, आप यूट्यूब पे उनका वीडियो सर्च कर सकते हैं, शायद आपको मिलेगा। इनका क्या कहना था कि शरद पवार साहब ने इन्हें कहा कि मुख्यमंत्री तो आप ही को बनना पड़ेगा महाविकास आघाड़ी का। तो ये जो दो और खास बातें हमने आपको बताई अमित शाह साहब के साथ बंद कमरे में और फिर शरद पवार साहब के साथ, इसी विषय में पिछले 7 दिनों के अंदर एकनाथ शिंदे साहब के गुट के एक नेता का, जो शायद विधायक है या सांसद है, उनका एक बयान आया था। उन्होंने कहा कि ये जो चुनाव हुए 2019 में अक्टूबर में, उसके पहले जो अमित शाह साहब आए थे मातोश्री पर, उस बैठक में हम भी थे और उस समय भारतीय जनता पार्टी के भी नेता थे। उस बैठक के अंदर, उस मीटिंग के दौरान उद्धव ठाकरे जी ने अमित शाह साहब का हाथ पकड़ा, यानी भारत के गृह मंत्री का हाथ पकड़ा और उन्होंने कहा कि चलिए जरा बाजू के कमरे में चल के बात करते हैं। यानी अमित शाह इन्हें लेकर के नहीं गए थे और इतनी सारी चुनावी जो रैलियां हुई उसमें भी उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन, कोई आक्षेप नहीं लिया था। आज जो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने हैं, ये जनादेश के तौर पर बने हैं, क्योंकि आज जब इनके विधायकों, जो 40 विधायक हैं, 39 विधायक हैं इनके साथ, इन्हें कहा जा रहा है आदित्य ठाकरे, संजय राउत द्वारा, उद्धव ठाकरे द्वारा कि आप अपने विधायकी का त्याग पत्र दे दिए और दोबारा चुनाव लड़िए। ये तो त्याग पत्र इन सभी लोगों ने तब देना चाहिए था जब इन्होंने जनादेश के खिलाफ जाकर के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी नेशनल कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साथ बैठकर के सरकार बनाई थी। तब कहां गए थे यही उद्धव ठाकरे, संजय राउत, आदित्य ठाकरे, अनिल परब हो, अनिल देसाई हो। यानी एक ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता जनता के साथ इनकी नहीं है, जबकि संविधान ने सारे अधिकार जनता के पास दिए हैं। सत्ता में किसने बैठना, नहीं बैठना, और उस गुट का नेता पार्टी का अध्यक्ष तय करेगा, इस तरह का कोई प्रावधान संविधान के अंदर नहीं किया गया। लेकिन ये तो मर्जी के मालिक हैं। इन्हें शायद पता नहीं है कि राजनीतिक दल यानी पार्टी, कोई भी पार्टी हो, ये एक व्यवस्था मात्र है। उनके पदाधिकारी, उनके कार्यकर्ता एक व्यवस्था मात्र है। इस लोकतंत्र को, इस लोकशाही को ठीक से चलाने के लिए, मदद करने के लिए, सहकार्य करने के लिए, न कि इस लोकतंत्र की जो परिभाषा है या जो तरीके हैं काम करने के, जो प्रक्रियाएं हैं, न कि उनके कुचलने के लिए व्यवस्था की गई है। कि इस विषय में जानकारी और समृद्धि इन्हें जल्द से जल्द आए,
यही हमारी परमात्मा से, भगवान से, परमेश्वर से प्रार्थना है। बाकी तो सम्मानीय सर्वोच्च न्यायालय में 1 तारीख से जो सुनवाई शुरू होने जा रही है वो 2-4 दिन कम से कम चलने की संभावना है, यानी 2 या 4 तारीख और पड़ने की संभावना है। 10 या 15 अगस्त तक ये पूरी सुनवाई खत्म होकर उसके ऊपर आदेश होने की संभावना है और लगभग उसी समय महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल के विस्तार होने की भी संभावना है। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि जो विषय, यदि धनुष्य बाण ये जो चिन्ह है और ये जो नाम है शिवसेना, ये एकनाथ शिंदे ओरिजिनल शिवसेना है या उद्धव ठाकरे ओरिजिनल शिवसेना है और ये किसे दिया जाए, इसकी प्रक्रिया आने वाले 1 से 2 महीनों तक कम से कम चलने की पूरी परिस्थिति, पूरे हालात दिख रहे हैं। तो ये सारी जानकारी जनहित में हमारे दर्शकों, भारत की जनता और महाराष्ट्र की जनता के सामने रखना हमें बेहद जरूरी लगा। इसके लिए खास हमने ये वीडियो बनाया है। ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी ये तो जरूर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। लेकिन साथ ही साथ अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप ही का विश्वभारती चैनल है, इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, जय हिंद।